जय हिंद दोस्तों। आज हम लोग साइंस का सेट नंबर 10 लेके आ रहे हैं जो आने वाले 2023 में जितने भी एग्जाम है वो सारे एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण होंगे। ये सारे क्वेश्चन साइंस के। चलिए आज का टॉपिक है लाइट, प्रकाश। तो आज हम लोग लाइट का पहला क्वेश्चन करेंगे सेट नंबर 10 में। देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन है दोस्तों, निम्न में से किस विकिरण में ऊर्जा प्रति क्वांटम सर्वाधिक होगी। पहला ऑप्शन है ए में 320 से 400 नैनोमीटर, 200 से 280 नैनोमीटर, 400 से 600 नैनोमीटर और डी में है 280 से 320 नैनोमीटर। तो बताइए कौन सा होगा आंसर। पूछ रहा है किस विकिरण में ऊर्जा प्रति क्वांटम सर्वाधिक होगी। ठीक है, तो आपका ऑप्शन है 320 से 400 नैनोमीटर, दूसरा बी ऑप्शन में है 200 से 280 नैनोमीटर, 400 से 600 नैनोमीटर और डी में है 280 से 320 नैनोमीटर। तो मेरा क्या होगा ऑप्शन हमारा हो जाएगा बी। ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका बी हो जाएगा, बी 200 से 280 नैनोमीटर हो जाएगा पहला ऑप्शन। ठीक है, पहला ऑप्शन क्या हो जाएगा 200 से 280 नैनोमीटर। ठीक है, चलिए पहला क्वेश्चन हो गया। सेकंड क्वेश्चन पे चलते हैं। सौर विकिरण निम्न में से किस परास में दिखता है। 400 से 700 नैनोमीटर, 400 700 नैनोमीटर, दूसरा 100 से 400 नैनोमीटर, तीसरा है 740 से 1000 नैनोमीटर और डी में है उपयुक्त में से कोई नहीं। बताइए कौन सा होगा। कह रहा है क्वेश्चन में सौर विकिरण निम्न में से किस परास में दिखता है। तो 400 से 700 नैनोमीटर, 100 से 400 नैनोमीटर और 740 से 1000 नैनोमीटर। तो किस में दिखता है, वो दिखता है 400 से 700 नैनोमीटर। चलिए आपका दो का आंसर क्या हो गया, ए हो गया। तीसरा कह रहा है क्वेश्चन, दृश्य प्रकाश का धैर्यमान प्रसार होता है। तो पहला है 250 से 850 नैनोमीटर के बीच, 300 से 800 नैनोमीटर के बीच, 390 से 780 नैनोमीटर के बीच, 200 से 900 नैनोमीटर के बीच। बताइए कितना प्रसार धैर्यमान का प्रसार होता है दृश्य प्रकाश में। दृश्य प्रकाश का धैर्यमान कितना होता है प्रसार, तो वो होता है 390 से 780 नैनोमीटर के बीच होता है। 390 से 780 नैनोमीटर के बीच होता है। तो ऑप्शन हमारा क्या हो गया, थ्री का हो गया, सी हो गया। चलिए 3 का सी हो गया। चौथा चलते हैं हम लोग क्वेश्चन। चौथा में कह रहा है प्रकाश विकिरण की प्रकृति होती है। पहला ऑप्शन है कण के समान, दूसरा में है तरंग के समान, तीसरा में है तरंग एवं कण दोनों के समान और डी में है तरंग के कण किसी के समान नहीं। तो बताइए प्रकाश विकिरणों की प्रकृति होती है कण के समान, तरंग के समान, तरंग एवं कण दोनों के समान, तरंग के कण किसी के समान नहीं। बताइए क्या होगा, वो होगा तरंग एवं कण दोनों के समान होता है प्रकाश विकिरणों की प्रकृति। तो चलिए 4 का क्या हो गया, 4 का ऑप्शन हो गया सी। 4 का हो गया सी हो गया। चलिए पांचवा क्वेश्चन करते हैं। पांचवा क्वेश्चन कर रहा है प्रकाश सीधी रेखा में चलता प्रतीत होता है क्योंकि पहला है प्रकाश का वेग बहुत अधिक होता है, दूसरा में है ये छोटे कणों से बना होता है, थर्ड है प्रकाश का तरंग दैर्घ्य बहुत छोटा होता है, चौथा में प्रकाश अपने चारों ओर से परावर्तित होता है। तो बताइए क्या होगा, प्रकाश सीधी रेखा में चलता प्रतीत होता है क्योंकि प्रकाश का तरंग दैर्घ्य बहुत छोटा होता है। इसलिए ऑप्शन क्या हो गया हमारा, ऑप्शन हो गया सी। हमारा ऑप्शन क्या हो गया, सी हो गया। 5 का आंसर सी। चलिए 6 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में किसका वेग अधिकतम होता है।
पहला है इलेक्ट्रॉन, सेकंड है कॉस्मिक किरण, थर्ड में है प्रकाश और फोर्थ ऑप्शन में है डी में है प्राध्वनिक तरंगे। तो बताइए किसका होता है, किसका वेग अधिकतम होता है? सबको पता है वो लाइट का होता है, प्रकाश का होता है। किसका होता है? लाइट का। कितना होता है? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। सबसे ज्यादा किसमें होता है लाइट का अधिकतम मान वेग? तो वो होता है निर्वात में, वैक्यूम में। ठीक है, प्रकाश का अधिकतम वेग किसमें होता है? वो होता है निर्वात में। कितना वैल्यू होता है? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होता है। तो यहाँ क्वेश्चन कर रहा है किसका वेग अधिकतम होता है चारों ऑप्शन में? तो हमारा होता है प्रकाश या लाइट का। कितना होता है? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। सबसे अधिक प्रकाश का वेग किसमें होता है? तो वो होता है निर्वात में। ये सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं। अगला देखते हैं 7वां नंबर क्वेश्चन। लाइट का, प्रकाश का शून्यावकाश में वेग अनुमानतः है 2.25 × 10⁸ मीटर सेकेंड, 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, 3 × 10⁻11 मीटर पर सेकेंड। तो बताइए किसका है? चलिए बताइए तो। बताइए किसका होगा? ये जो प्रकाश का वेग है, ये जो है 2.25, ये किसका है? ये जो है आपका जल का है। किसका है? जल का। ये किसका है? कांच का। ये किसका है? कांच का है। ठीक है, ये प्रकाश का है। ठीक है, या देखिए यहाँ क्वेश्चन पूछा रहा है प्रकाश का शून्य अवकाश में वेग अनुमानता है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ठीक है, अब प्रकाश में कांच का वेग कितना होता है? 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। और प्रकाश का जल में कितना वेग होता है? 2.25 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। तो इसलिए हमारा ऑप्शन क्या है? ऑप्शन सी है, क्योंकि शून्य अवकाश है, वैक्यूम में है, वेग अनुमानता 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो इसलिए हमारा इसमें शून्य अवकाश प्रकाश का पूछा है। अगर कांच का पूछता तो 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होता। अगर जल का पूछता तो 2.25 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होता। तो यहाँ प्रकाश का पूछ रहा है, इसलिए हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। 7 का सी हो गया। चलिए 8 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 8 में है सूर्य के प्रकाश को धरती की सतह पर पहुंचने में लगने वाला समय लगभग कितना होता है? देखिए टोटल समय जो लगता है वो लगता है 499 सेकेंड। ठीक है, 499 सेकेंड लगता है। तो पूछ रहा है इसको कन्वर्ट मिनट में कीजिएगा तो लगभग हो जाएगा 8.3 मिनट अप्रोक्स। ठीक है, 8.3 मिनट। इसलिए अपना क्या हो गया ऑप्शन? ये सी हो गया। ये बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है कि सूर्य के प्रकाश को धरती पर या पृथ्वी की सतह पर पहुंचने में लगने वाला समय कितना होता है लगभग? वो होता है 8.3 होगा, कभी कभी 8.5 दे दिया जाता है। तो जो अप्रोक्स में होगा वही हम लोगे, लेकिन एग्जैक्ट जो है लगभग में 499 सेकेंड जो होता है टोटल टाइम लगता है, उसको अगर कन्वर्ट करते हैं मिनट में तो 8.3 मिनट के लगभग होता है। अगर इसके आसपास होगा तो आप सीधा आंसर उसी को मारिएगा। अगर 8.3 जहां भी होगा तो सबसे पहले उसी को मारिए। ठीक है, ये एग्जैक्ट वैल्यू है। तो आपका क्या हो गया? ऑप्शन 8 का सी हो गया। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 हो गया। क्वेश्चन नंबर 9 चलिए। क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है प्रकाश तरंगों के वायु से कांच में जाने पर जो चर या वेरिएबल प्रभावित है वे हैं। तो पहला ऑप्शन में है तरंग दैर्घ्य। तरंग दैर्घ्य को क्या बोलते हैं? वेवलेंथ बोलते हैं इंग्लिश में, वेवलेंथ। ठीक है, वेवलेंथ।
आवृत्ति को फ्रीक्वेंसी, ठीक है। दूसरा ऑप्शन है आवृत्ति, सी में है तरंग दैर्घ्य और वेग वेलोसिटी, और चौथा में है वेग और आवृत्ति। तो पूछ रहा है कि जो वायु से कांच में जाने पर जो चर या वेरिएबल प्रभावित है वो है कौन, तो वो है आपका तरंग दैर्घ्य और वेग जो है प्रभावित होता है, तो जैसे वन मीडियम से अदर मीडियम, ठीक है। तो पूछा जाता है जब कोई प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो प्रकाश की प्रकृति, उसके तरंग दैर्घ्य और वेग प्रभावित होते हैं, ठीक है, बदल जाते हैं। तो पूछा जाता है कि बदलता कौन नहीं है। देखिए दो क्वेश्चन होता है इसमें, ये प्रभावित है और कहता है वो कौन सा वो प्रभावित रहता है, तो वो आपका रहता है आवृत्ति फ्रीक्वेंसी। कौन वो प्रभावित रहता है, फ्रीक्वेंसी, ठीक है। आपका कौन वो प्रभावित रहता है जो बदलता, देखिए ये बदल जाता है, तरंग दैर्घ्य और वेग बदल जाता है, लेकिन आपका आवृत्ति नहीं बदलता है, वो सेम रहता है, इसलिए वो प्रभावित रहा, ये प्रभावित हो जाता है। ये दो क्वेश्चन अलग अलग तरह से पूछे जाते हैं, ठीक है। तो ये याद रखिएगा, प्रकाश तरंगों के वायु से कांच में जाने पर जो चर प्रभावित है वो है तरंग दैर्घ्य और वेग, जो प्रभावित नहीं होते वो प्रभावित है वो है आवृत्ति या फ्रीक्वेंसी, ठीक है। दूसरा वेवलेंथ और वेलोसिटी, ठीक है, प्रभावित में। चलिए 9 नंबर का हो गया सी। चलिए 10 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 10 में क्या कर रहा है, 10 में कर रहा है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। सूर्य की ऊर्जा का स्रोत नाभिकीय संलयन अभिक्रिया से होता है। बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है सूर्य की ऊर्जा का स्रोत क्या है, तो वो है नाभिकीय संलयन, ठीक है, अभिक्रिया से होता है। फिर कह रहा है दूसरा में है सूर्य का प्रकाश पृथ्वी पर अनुप्रस्थ तरंगों के रूप में पहुंचता है। पूछा गया है सूर्य का प्रकाश पृथ्वी पर अनुप्रस्थ तरंगों के रूप में पहुंचता है। थर्ड में है प्रकाश की तरंगे विद्युत चुंबकीय तरंगे होती है। प्रकाश की तरंगे विद्युत चुंबकीय तरंगे होती है। तो पूछा गया है उपयुक्त कथनों में से कौन सा कथन सही है, 1 और 3, 2 3, 1 और 2 और 1 2 और 3। तो बताइए कौन सा होगा ऑप्शन, हमारा ऑप्शन होगा डी। हमारा ऑप्शन क्या होगा, डी। ये तीनों सही है। ये क्वेश्चन पूछा गया जाता है बार बार ऑब्जेक्टिव में, सूर्य का ऊर्जा का स्रोत क्या है, तो वो बताइएगा नाभिकीय संलयन। सूर्य का प्रकाश पृथ्वी पर अनुप्रस्थ तरंगे के रूप में पहुंचता है। थर्ड में है प्रकाश की तरंगे विद्युत चुंबकीय तरंगे होती है। ये अलग अलग क्वेश्चन पूछा जाता है। चलिए विद्युत चुंबकीय बार बार पूछा है, प्रकाश की तरंगे क्या होती है, विद्युत चुंबकीय तरंगे होती है। तो आपका 10 का क्या हो गया आंसर, डी। 1 2 और 3 ये तीनों सही है। चलिए 11 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 11 क्वेश्चन में कह रहा है जब प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में गमन करती है तो इसकी चाल बढ़ जाती है तथा यह अभिलंब की ओर झुक जाती है। ए में है, बी में ऑप्शन है इसकी चाल घट जाती है तथा यह अभिलंब से दूर हट जाती है। सी ऑप्शन में है इसकी चाल घट जाती है तथा यह अभिलंब की ओर झुक जाती है। फोर्थ में इसकी चाल बढ़ जाती है तथा यह अभिलंब से दूर हट जाती है। बताइए क्या होगा, जब प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में गमन करती है तो क्या होती है, बताइए 11 के क्या होगा, क्या होगा बताइए। ये होगा इसकी चाल बढ़ जाती है तथा ये अभिलंब से दूर हट जाती है। जब प्रकाश की किरणें सघन माध्यम से विरल माध्यम में गमन करती है तो इसकी चाल बढ़ जाती है तथा अभिलंब से दूर हट जाती है। इसलिए मेरा आंसर क्या होगा, ऑप्शन डी होगा। ठीक है, ये सारे क्वेश्चन पूछा गया है आपके सारे एग्जाम में। ये जितने भी क्वेश्चन हमने आपको बताया है, जो सेट किया है, वो सारे पीसीएस के होंगे, यूपीएससी के होंगे, आपके एसएससी हुआ, रेलवे हुआ, और जितने भी आपके अदर एग्जाम है वो सारे क्वेश्चन को मैंने ऐड किया है। ठीक, और उसके बाद मैंने रिपीट बहुत कम ही क्वेश्चन को किया है। उसके अलावा कोई क्वेश्चन आपको रिपीट नेग्लिजिबल ही दिखाई देगा। चलिए इसका 11 का ऑप्शन क्या हो गया, 11 को हो गया डी।
इसकी चाल बढ़ जाती है तथा ये अविलंब से दूर हट जाती है। कब? जब प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में गमन करती है। चलिए 11 नंबर का डी हो गया। 12 चलते हैं। 12 में करा है प्रकाश सजावट तथा विज्ञापन के लिए विसर्जन नलिकाओं में प्रयुक्त होने वाली गैस है, वो है अमोनिया, कार्बन डाइऑक्साइड, नियोन, सल्फर डाइऑक्साइड। कौन सा है गैस? प्रकाश सजावट में तथा विज्ञापन के लिए विसर्जन नलिकाओं में प्रयुक्त होने वाली गैस है, वो है आपका नियोन। क्या है? नियोन है। नियोन किस में यूज होता है? ट्यूब में भी, और दूसरा प्रतिदीप्त नलिकाओं में भी। प्रतिदीप्त नलिकाओं में भी, ठीक है। चलिए सॉरी, प्रतिदीप्त बल्बों में, नलिकाओं बल्बों, ठीक है। ट्यूब नियोन गैस किस किस में होता है? ट्यूब में भी होता है और प्रयुक्त होता है, और प्रतिदीप्त बल्बों में भी होता है। चलिए मेरा क्या है? 12 क्वेश्चन का क्या गया आंसर? सी हो गया। सी में क्या क्वेश्चन कर रहा है? प्रकाश सजावट तथा विज्ञापन के लिए विसर्जन नलिका में प्रयुक्त होने वाली गैस है नियोन। नियोन कहाँ का यूज होता है, उपयोग होता है? ट्यूब में, ट्यूबलाइट में, और दूसरा प्रतिदीप्त बल्बों में उपस्थित होता है। चलिए 12 का क्या हो गया? सी हो गया आंसर। 13 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 13 में कह रहा है क्वेश्चन, निम्नांकित ऊर्जा रूपांतरणों में से किसके द्वारा प्रकाश संश्लेषण को क्रिया संपादित होती है? ताप से जैव रासायनिक ऊर्जा, प्रकाश से ताप ऊर्जा, प्रकाश से रासायनिक ऊर्जा, उष्मा से गतिज ऊर्जा। बताइए, पूछ रहा है निम्नांकित ऊर्जा रूपांतरों में से किसके द्वारा प्रकाश संश्लेषण को क्रिया संपादित होती है? वो होती है आपका प्रकाश से रासायनिक ऊर्जा में, प्रकाश से रासायनिक ऊर्जा में, ठीक है। तो 13 का क्या हो गया हमारा आंसर? 13 का आंसर हो गया सी हो गया। 13 का क्या हो गया आंसर? सी हो गया। चलिए 14 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। साबुन के पतले झाग में चमकदार रंगों का बनना किस परिघटना का परिणाम है? ध्रुवन और व्यतिकरण, बहुलित अपवर्तन और परिक्षेपण। सी है बहुलित अपवर्तन और व्यतिकरण। डी में है विवर्तन और परिक्षेपण। बताइए क्या होगा 14 का? बताइए। साबुन के पतले झाग में चमकदार, देखिए जब आप साबुन को करते तो झाग निकलता है, उसमें देखिए कलर रहेगा, तो वही क्वेश्चन है। साबुन के पतले झाग में चमकदार रंगों का बनना किस परिघटना का परिणाम है? तो वो है आपका बहुलित अपवर्तन और व्यतिकरण का। तो इसलिए ऑप्शन क्या हो जाएगा मेरा? सी हो जाएगा। 14 का क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। 14 सी में क्या क्वेश्चन है? साबुन के पतले झाग में चमकदार रंगों का बनना किस परिघटना का परिणाम है? वो है बहुलित अपवर्तन और व्यतिकरण का। चलिए 14 का ऑप्शन सी हो गया। 15 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 15 में कह रहा है प्रकाश तंतु या ऑप्टिकल फाइबर जिस सिद्धांत पर काम करता है वो है पूर्ण आंतरिक परावर्तन, अपवर्तन, प्रकीर्णन और सेकेंड लास्ट है विवर्तन। बताइए कौन सा होगा? बताइए तो कौन सा होगा हमारा आंसर? बताइए। कह रहा है कि प्रकाश तंतु या ऑप्टिकल फाइबर किस सिद्धांत पर काम करता है? वो है पूर्ण आंतरिक परावर्तन के सिद्धांत। अगर प्रकाश तंतु की जगह अगर यहां क्या पूछा जा सकता है? मृग मरीचिका, यह भी पूछा जाता है मृग मरीचिका किस सिद्धांत पर काम करता है? तो वो भी करता है आपका पूर्ण आंतरिक परावर्तन के। इसी में पूछ जाता कटा हुआ हीरा
कटा हुआ हीरा, कटा हुआ हीरा चमकता है। ठीक है, कटा हुआ हीरा भी जो चमकता है उसका भी कारण पूर्ण आंतरिक परावर्तन के सिद्धांत पे काम करता हुआ। ठीक है, और एंडोस्कोप जो मेडिकल का वो है वो भी काम करता है पूर्ण आंतरिक परावर्तन के सिद्धांत पे। ठीक है, मेरा क्या हो गया, ऑप्शन ए हो गया। आपको क्या क्या है, ऑप्टिकल फाइबर हो गया, दूसरा मिर्ग मरीचिका भी पूर्ण आंतरिक परावर्तन का सिद्धांत पे काम करता है, कटा हुआ हीरा भी, और एंडोस्कोप भी। ठीक है, एंडोस्कोप भी करता है। चलिए 15 का क्या हो गया, ए हो गया आंसर हमारा, पूर्ण आंतरिक परावर्तन। चलिए 16 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 16 में कह रहा है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है तंतु प्रकाशिकीय पूर्ण आंतरिक परावर्तन सिद्धांत पर आधारित है, बिल्कुल सही, यह आधारित है। प्रकाश तंतु या ऑप्टिकल फाइबर संचार तंत्र में ऊर्जा उपभोग अत्यधिक कम करते हैं, यह भी सही है। प्रकाश तंतु संचार रेडियो आवृत्ति अवरोध से मुक्त होता है, यह भी सही है। भारत में प्रकाशित तंतु के निर्माण में रिलायंस उद्योग समूह संलग्न है, यह भी सही है। इन कथनों में से कौन सा सही है, देखिए पहला 1, 3 और 4, तीसरे चारों जब होगा मेरा आंसर तो क्या हो जाएगा, ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। 1 भी सही, 2 भी सही, 3 भी सही और 4 भी सही, इसलिए हमारा क्या हो जाएगा, चारों सही है। प्रकाश तंतु ऑप्टिकल फाइबर संबंधित जितना भी पॉइंट है ये चारों सही है। ये भी सारे क्वेश्चन पूछा गया है, जो नहीं भी पूछा गया वो भी पॉइंट हम रखे। चलिए 16 नंबर का 17 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित प्राकृतिक तथ्यों पर विचार कीजिए। स्थलीय तापन, प्रकाशीय परावर्तन, प्रकाशीय अपवर्तन, प्रकाश विवर्तन, इनमें से किस तथ्य के कारण मिर्ग मरीचिका बनती है। अभी जस्ट पढ़े मिर्ग मरीचिका लिखा है, मिर्ग मरीचिका बोलिए बनती है। 1 और 2, 2, 3 और 4, 1 और 3, केवल 4, बताइए किस पे बनती है, तो बनती है स्थलीय तापन और प्रकाश अपवर्तन के कारण बनती है। तो देखिए 1 और 3 ऑप्शन है, इसलिए हमारा क्या आंसर हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा सी हो जाएगा, सी होगा, स्थलीय तापन और प्रकाश अपवर्तन। अब 17 का क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। ठीक है, मिर्ग मरीचिका बनने का कारण स्थलीय तापन होता है, दूसरा प्रकाश अपवर्तन होता है। आंसर 1 और 3, इसलिए सी हो गया, 17 का सी। 18 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। किसी वस्तु के त्रिविमीय या 3 डायमेंशनल प्रतिरूप को अंकित तथा पुनरावृत्ति करने की तकनीक का नाम है। पहला ऑप्शन है फोटोग्राफी, सेकंड है लेक्सिकोग्राफी, थर्ड में होलोग्राफी, फोर्थ ऑप्शन में ऑडियोग्राफी। बताइए कौन सा होगा। आप देखेंगे पुस्तक यार जब लेते हैं तो 3 डायमेंशनल वाला तो जो चमकता है, ठीक है, उसको क्या बोलते हैं, होलोग्राफ। ठीक है, तो क्या होगा हमारा, होलोग्राफी होगा। क्या होगा, होलोग्राफी होगा, जो चमकता है, छोटा सा रहता है सिंबल। किसी वस्तु के त्रिविमीय या 3 डायमेंशनल प्रतिरूप को अंकित तथा पुनरावृत्ति करने की तकनीक का नाम क्या है, वो है आपका होलोग्राफी। क्या है, होलोग्राफी। चलिए 18 क्या, ऑप्शन सी हो गया। 19 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, सेकेंड लास्ट है। 19 में कह रहा है एक इलेक्ट्रॉनिक पुंज को फास्फोरस कोटेड पर्दे पर फोकस कर प्रतिबिंबों को पर्दे पर जनित करना कहलाता है। रडार स्कैन, टोटल स्कैन, रोस्टर स्कैन और मास्टर स्कैन। बताइए क्या कहलाता है। क्वेश्चन है एक इलेक्ट्रॉनिक पुंज को फास्फोरस कोटेड पर्दे पर फोकस कर प्रतिबिंबों को पर्दे पर जनित करना कहलाता है रडार स्कैन, टोटल स्कैन, रोस्टर स्कैन और मास्टर स्कैन। क्या कहलाता है, वो कहलाता है आपका रोस्टर स्कैन। क्या कहलाता है, रोस्टर स्कैन कहलाता है। आपका क्या कहलाता है, रोस्टर स्कैन कहलाता है। 19 का क्या हो गया, 19 का ऑप्शन हो गया सी। 19 का क्या हो गया, सी हो गया। क्वेश्चन नंबर 19 का सी। चलिए लास्ट क्वेश्चन देखते हैं आज का, लाइट का चैप्टर का। चलिए 20 नंबर का रहा है ध्वनि के पुनरुत्पादन या रिप्रोड्यूसिंग के लिए एक सीडी का फुल फॉर्म कॉम्पैक्ट डिस्क
ऑडियो प्लेयर में प्रयुक्त होता है तो कौन सा होता है? क्वार्ट्ज क्रिस्टल, टाइटेनियम निडिल, लेजर बीम और बेरियम टाइटेनिक सिरेमिक। बताइए कौन सा होता है? ध्वनि के रिप्रोड्यूसिंग के लिए एक सीडी ऑडियो प्लेयर में प्रयुक्त होता है, वो होता है आपका ऑप्शन ए में क्वार्ट्ज क्रिस्टल, बी में है टाइटेनियम निडल और सी में है लेजर बीम और फोर्थ में बेरियम टाइटेनिक सिरेमिक। बताइए क्या होगा? वो होगा आपका आंसर 20 का सी। क्या होगा? लेजर बीम होगा, लेजर बीम होगा। दोस्तों अगर वीडियो आपको अच्छा लगे लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और कमेंट जरूर कीजिए और उसके साथ साथ सब्सक्राइब, इंपॉर्टेंट काम है, आप एक सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू।